नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। 50 साल में तीसरी बार कल स्पीकर पद के लिए होगा चुनाव। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं बनी आम सहमति। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से के सुरेश ने भरा पर्चा। राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर सहमति न बनने पर एनडीए ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष पर लोकतांत्रिक परंपराओं का विरोध करने का लगाया आरोप। अध्यक्ष पद को लेकर टीएमसी के बयान से खुली विपक्षी एकता की कलई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, कांग्रेस ने नहीं किया संपर्क। आपातकाल के 50वें साल की शुरुआत पर पीएम मोदी ने साझा किए काले दिनों के अनुभव। इमरजेंसी को बताया लोकतंत्र पर स्याह धब्बा। कहा, आपातकाल लगाने वालों को संविधान के प्रति प्रेम जाहिर करने का नहीं कोई अधिकार। कांग्रेस पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना का लगाया आरोप। 1975 के आपातकाल के खिलाफ बीजेपी का राष्ट्रव्यापी अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस को देश से मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस पर प्रजातंत्र का गला घोंटने का लगाया आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। शराब घोटाला मामले में नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। हाईकोर्ट ने कहा, निचली अदालत के फैसले में कई कमियां। केंद्र के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद एंटी पेपर लीक कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव पर लगी मुहर। कानून में सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान। और आईसीसी टी20 विश्व कप का सेमीफाइनल लाइनअप हुआ तय। पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान से, दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसदीय परंपराओं के अनुसार देश में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर पक्ष विपक्ष की आम सहमति से चयन होता रहा है, लेकिन 18वीं लोकसभा में स्पीकर का चयन चुनाव के द्वारा होगा। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने फिर से दावेदारी की है, तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश मैदान में हैं। भाजपा समेत एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर संसदीय परंपराओं को तोड़ने के लिए हमला बोला है। अब कल लोकसभा में स्पीकर के पद पर चुनाव होगा, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपने सांसदों को निर्देश और व्हिप जारी किया है। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 2 अलग अलग प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय में दाखिल किए गए। आम सहमति बनाने के सत्ता पक्ष के प्रयासों के बीच ही विपक्षी दलों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वरिष्ठ सांसद के सुरेश का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए दाखिल कर दिया गया, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला का नाम रखा गया है। हमारा राइट कट हुआ था, वो डिप्टी स्पीकर को विपक्षी को आएगा, बट ये बीजेपी तैयार नहीं करेगा, इसलिए हम नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ये भी तो है कि उपाध्यक्ष भी तो अपोजिशन का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपराएं कैसे? डेमोक्रेसी में स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद अब यह साफ हो गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होगा। उसके बाद ही बुधवार को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। संख्या बल के लिहाज से देखें तो एनडीए को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल है, लिहाजा ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है। ये अफसोस की बात है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें,
फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे। राजनाथ जी में भी ओपोजिशन को रीच आउट किया, उनके साथ बात हुई कि आप सपोर्ट कीजिएगा, ये पहले भी कर चुके हैं, सबके लिए एक अच्छा स्पीकर रह चुके हैं, सदन को भी अच्छा चलाए, विपक्ष को भी बहुत सम्मान दिया उन्होंने। तो उस तरह के व्यक्ति को वो तिरस्कार कर अभी उसमें भी चुनाव लेके आके राजनीति करना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो अभी तक इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ही दूसरी बार स्पीकर बने हैं, जबकि केवल 2 बार ही 1952 और 1976 में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। इसके अलावा हर बार सर्वसम्मति से ही लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। 27 जून यानी बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। आंकड़े के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का चुना जाना तय ही है। वहीं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भाजपा सांसद ओम बिरला, सांसद एलएस बलवंत वानखेड़े और एडवोकेट गोवाल कागड़ा पदवी के साथ कई बाकी बचे सांसदों ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। ऋषि कुमार और निशांत राय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस नेता के सुरेश के नामांकन को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनसे इस बारे में कांग्रेस ने कोई संपर्क नहीं किया है और ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। देश के संसदीय इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर आए हैं जब स्पीकर का चुनाव हुआ हो और विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया हो। इस बार विपक्ष ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के सुरेश को अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सरकार ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर विपक्ष ओम बिरला का समर्थन करने के बजाय इस बात पर अड़ा है कि पहले उन्हें डेप्यूटी स्पीकर का पद दे दिया जाए, उसके बाद ही वो ओम बिरला का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष पद की चुनाव पर जारी तकरार पर देखिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र की ये खास रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ के बाद अब लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का चयन एक खासा अहम माना जा सकता है। लेकिन संसदीय परंपराओं में कम ऐसे ही मौके आए हैं जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव के बाद चयन किया जाता है। देश में ऐसे कम मौके आए हैं जब विपक्ष की तरफ से भी कोई कैंडिडेट आता है और इस बार एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला उम्मीदवार हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से केरल के वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद कोडिकुलम सुरेश को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और चूंकि अभी तक इस संसदीय परंपरा में चुनाव बहुत कम हुए हैं, ऐसे 1 या 2 मौके ही आए होंगे जब चुनाव की नौबत आनी पड़ी, लेकिन इस बार 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को खासा अहम इसलिए भी माना जा सकता है जब एनडीए की बहुमत की सरकार ने फिर से एक बार लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की, तो विपक्ष जो है इस बात पर अड़ा रहा कि उनको डेप्यूटी स्पीकर का पद पहले दे दिया जाए, जिसके बाद वो सर्वसम्मति से ओम बिरला को समर्थन दे देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लोकतंत्र की एक तस्वीर होनी चाहिए और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस पर इस बार इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस जहां 2014 और 2019 के बाद 2024 में एक मजबूत भूमिका के साथ आई है और विपक्ष भी खासा मजबूत हुआ है। ऐसे में लोकतंत्र की तस्वीर के लिए विपक्ष की मजबूत भूमिका अपेक्षित थी, लेकिन ऐसा लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला
और के सुरेश के बीच में चयन हो रहा है। ऐसे में जो बुधवार है उसमें सुबह 11 बजे वोटिंग के माध्यम से ये तय होगा कि कौन लोकसभा अध्यक्ष होगा 18वीं लोकसभा में। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, डीडी न्यूज, दिल्ली। इंडी गठबंधन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष चुन लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई गठबंधन की मीटिंग के बाद जानकारी देते हुए कहा कि इस मीटिंग में राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी। बैठक में लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। CPP chairperson wrote a letter to the pro-tem speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। बैठक में चुनाव के दौरान पार्टी के महाराष्ट्र में प्रदर्शन के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में कांग्रेस ने अपने सदस्यों के बुधवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक के सुरेश ने सभी सदस्यों को कल दिन के 11 बजे से लेकर सदन के स्थगित होने तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक के सुरेश इंडी गठबंधन की ओर से लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। संसद में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन के समर्थन में नारा लगाया, जिस पर मौजूदा नियमों के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी को किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। संसद में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जय फलस्तीन का नारा लगने के मसले पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसदीय नियमों के हवाले से इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी एक देश का समर्थन और दूसरे का विरोध संसद में नहीं कर सकते। एक मेंबर ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो मैं अभी उसको रूल्स के मुताबिक जो चेयर में है उनसे बात करता हूं इसका क्या करना है, क्योंकि हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूं। नियम के मुताबिक क्या है उसका आगे उसके हिसाब से काम करेंगे। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में जय फलस्तीन का नारा देने पर ओवैसी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। लोगों को समझना चाहिए कि ओवैसी देश में रहकर असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी ने आज जो संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते, संसद के नाते ओथ लेने के बाद जय पालस्तीन के नाम पर स्लोगन दिया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लोकसभा का नियम के अंदर विरुद्ध है। और जैसा जो लोकसभा के नाम्स के खिलाफ स्लोगन देना, भारत में रहकर भारत के पार्लियामेंट के अंदर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर ओथ लेते वक्त जो पालस्तीना का नाम लेना, ये बिल्कुल गलत है। आम जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का रियल फेस समझना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा में शपथ लेने के दौरान अंत में जय फलस्तीन का नारा लगाने पर भाजपा विधायक टी राजा ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि ओवैसी ने जो नारा दिया है वो बिल्कुल गलत है, ये सदन के नियम के खिलाफ है। ओवैसी भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। यदि उन्हें फिलिस्तीन से इतनी ही हमदर्दी है तो वो फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाते। ओवैसी ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय भीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूँगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है?
तो इसी साहब को कहना चाहूंगा, फलस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फलस्तीन। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से टीएमसी सांसद जून मालिया ने कहा कि लोकसभा में उनकी पार्टी की 38% महिला सांसद हैं। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को इसका श्रेय देते हुए कहा कि वो हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण में विश्वास रखती हैं, जिसकी वजह से ही सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। जून मालिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। 18वीं लोकसभा की तस्वीर इस बार बेहद ही खूबसूरत नजर आने वाली है, जहां इस बार महिलाओं की संख्या अच्छी तादाद में देखी जा सकती है। और बात करें अगर टीएमसी की, तो टीएमसी से 11 सांसद महिलाएं हैं जो इस बार जीतकर संसद भवन में पहुंची हैं। हमारे साथ टीएमसी की नवनिर्वाचित सांसद जून मालिया जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप विधायक रहीं, लेकिन पहली बार संसद भवन में प्रवेश किया है। कितना बड़ा गर्व का पल जब आपको लोकतंत्र के इस मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिला। देखिए, गर्व की तो बात है ही। आई वुड लाइक टू थैंक माई पीपल ऑफ मिदनापुर हु इलेक्टेड मी, माई सुप्रीमो ममता बंदोपाध्याय and our General Secretary, All India Trinamool Congress, श्री अभिषेक बंदोपाध्याय, सभी को मैं धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि ये मौका उन्होंने कर दिया है कि मैं यहाँ पे आके मिदनापुर को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। यही कोशिश रहेगा कि बेहतर काम करें। तो महिला सशक्तिकरण की जिस तरह से बात की जाती रही है, तो लोकतंत्र के इस मंदिर में टीएमसी में 11 महिलाएं सांसद और एक बड़े नंबर में आप लोग आए हैं, ये आपको कितना बड़ा संबल देता है? ये टीएमसी है, इसलिए ममता दी है, इसीलिए हम 11 मेंबर्स हैं जो महिलाएं हैं। 38% तो पार्लियामेंट में ही हम लोग का ही है टीएमसी से। सो बिकॉज इज ममता बनर्जी एंड शी बिलीव्स इन एम्पावरिंग women and she believes that women in Bengal should go ahead, march ahead, be it in politics or any field. That's why it's possible and we are really looking forward to a good session. और आइए अब आपको खबर दिखाते हैं आपातकाल से जुड़ी हुई। पचास साल पहले आज ही के दिन देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। आपातकाल के 50वें साल की शुरुआत पर भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने आपातकाल के काले अध्याय को याद किया, तो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कांग्रेस की कारगुजारियों को देश के सामने रखा। इस मौके पर दिल्ली समेत कई जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां आपातकाल को लेकर फिल्मों के प्रदर्शन हुआ तो गोष्ठियां भी आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रही है। आपातकाल पर कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मैंने नाम आपको बताया। देश का कोई प्रमुख नेता नहीं था। 1,40,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल DIR के तहत गिरफ्तार हुए। प्रधानमंत्री ने साल 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेलखाना बना दिया। जो भी व्यक्ति कांग्रेस से असहमत होता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीतियां लागू की गईं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक कविता भी लोगों के साथ साझा की और लिखा, जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत माँ की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए।
टोलियां की टोलियां जब चल पड़ी यौवन की, तो चौखट चरमरा गए, सिंहासन हिल गए। प्रजातंत्र के पहरेदार सारे भेदभाव तोड़, सारे अभिनिवेश छोड़ मंजिलों पर मिल गए। चुनौती की हर पंक्ति को सब एक साथ पढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। सारा देश बोल उठा, जय प्रकाश जिंदाबाद, तो दहल उठे तानाशाह। भ्रिकुटियां तन गईं, लाठियां बरस पड़ी सीनों पर, माथे पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल में किए गए क्रूर अत्याचार से जुड़ा पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने कई बार हमारे संविधान की भावना को कुचला। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों पर क्रूर अत्याचार किए। कांग्रेस पार्टी के युवराज यह भूल गए हैं कि उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था और उनके पिता राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को इस भयावह घटना पर बहुत गर्व करते हुए लोकसभा में कहा था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राजीव गांधी ने तो यहां तक कहा था, अगर इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री इन परिस्थितियों में यह महसूस करता है कि आपातकाल आवश्यक है और वह आपातकाल लागू नहीं करता है, तो वह इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। तानाशाही पर गर्व करने का यह कृत्य दर्शाता है कि कांग्रेस को परिवार और सत्ता के अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज के ठीक 49 साल पहले भारत में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का जिस तरह खुला खेल उस दौरान खेला गया, वह कई राजनीतिक दलों की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। यदि आज इस देश में लोकतंत्र जीवित है, तो उसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया, जेल गए और न जाने कितनी शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेली। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और लोकतंत्र की रक्षा में उनके योगदान को याद रखेंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके कांग्रेस को तानाशाह बताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के मुद्दे पर कहा कि महान लोकतंत्र पर आपातकाल का कलंक आज ही के दिन साल 1975 में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश पर थोपा गया था। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र का गला घोंटा था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आपातकाल लोकतंत्र के कलंक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के बारे में आज की युवा पीढ़ी जान सके, इसके लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में आपातकाल की विस्तार से पढ़ाई होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय संपूर्ण क्रांति संगठन एवं लोकतंत्र सेनानी संगठन की ओर से एक कार्यक्रम में जेपी आंदोलन स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने कहा कि आपातकाल के दौरान देश एक खुली जेल बन गया था। 6 सितंबर को कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो रही है, उसकी एक झलक भी इस कार्यक्रम में दिखाई गई। हमारा देश में एक लोकतंत्र का कलंक ये आपातकाल में हुआ है। That's why I feel that there should be a lesson in the textbooks for all the students of the schools and colleges about what is emergency, why it was imposed, how it was imposed, what are the excesses committed, what was Jai Prakash Narayan movement, what is total revolution is call given by him. ये जो आज संविधान की किताब जो है, ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज़्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। 1975 का आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें यहां तक कि लोगों के मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया था। देश की जनता ने उस मुश्किल घड़ी से आगे बढ़ते हुए पिछले 50 सालों में लोकतंत्र की ऐसी नींव रखी जो आज दुनिया के सामने मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायोव से बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कजाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम कासिम-जोमार्ट टोकायोव के साथ अच्छी बातचीत हुई। चुनावों में सफलता पर हार्दिक शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद किया। कजाकिस्तान के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए भारत का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी भारत यात्रा को सफल बताते हुए शानदार मेहमानबाजी के लिए भारत की सराहना की है। उन्होंने कहा, इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच के संबंध और मधुर और मजबूत होंगे। तीस्ता नदी परियोजना पर बात करते हुए शेख हसीना ने कहा कि भारत और चीन ने इस परियोजना को लेकर रुचि जाहिर की है। दोनों ही देशों से योजना के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारत ने परियोजना को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी टीम भेजने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि बांग्लादेश अपने लोगों के हित को देखते हुए ही तीस्ता नदी परियोजना पर कोई फैसला लेगा। शेख हसीना ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि तीस्ता नदी जल बंटवारा मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच अहम मुद्दा रहा है। इसलिए यदि भारत तीस्ता नदी परियोजना पर काम करता है तो दोनों देशों के संबंध और बेहतर होंगे। चीन और भारत के साथ विदेश नीति को संतुलित करने के बारे में शेख हसीना ने कहा कि भारत के साथ बांग्लादेश का पुराना और ऐतिहासिक संबंध है। दोनों देशों के रिश्ते केवल विदेश नीति पर आधारित ना होकर व्यक्तिगत भी हैं। भारत दुनिया की एकमात्र सहयोगी सेना है जिसने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हर तरह से मदद की। 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर खून बहाया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीस्ता जल बंटवारा समझौते और फरक्का बैराज संधि के नवीनीकरण पर ढाका के साथ चल रही बातचीत से राज्य को बाहर रखने पर अपनी नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि बांग्लादेश और भारत की दोस्ती पश्चिम बंगाल की अनदेखी की कीमत पर नहीं हो सकती। ममता के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताते हुए भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा है कि ममता बनर्जी हर मामले में विरोध की राजनीति करती हैं। प्रधानमंत्री दोनों देशों के हितों के पक्ष में ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए हर मामले में उनसे राय लेने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र का जो मुखिया होता है उनको ये अधिकार है, ये विदेश से हमारे राष्ट्र हित में समझौता कर सकते हैं और करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से सत्ता पर आए तब से ऐसा कई समझौता हुआ है जो देश के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए। श्रीमती ममता बनर्जी को अपना राजनीतिक स्वार्थ सर्वदा राष्ट्रहित से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए उनका ये बातों में कोई दम नहीं है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्र के कल्याण के लिए उचित है वो करेंगे, कर सकते हैं। ममता दीदी कितना भी बकवास करने लगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। विष्णुदेव साय ने अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों से अवगत कराया। भारत में कुवैत के नवनियुक्त राजदूत मिशाल मुस्तफ़ा जसीम अल शेमाली ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और कुवैत में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों के कल्याण और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के हितों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कुवैत के राजदूत को शुभकामनाएं भी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राजदूत से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मुलाकात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आज शाम चीन के राजदूत शू फेईहोंग से मुलाकात की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों और हमारे साझा हितों के स्थिरीकरण और प्रगति पर चर्चा की। उनके सफल कार्यकाल की कामना की। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार कौशल क्षेत्र के लिए बजट पूर्व बैठक की। इस प्री बजट मीटिंग का मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराना था। इस विषय में CBRE इंडिया के CEO अंशुमान मैगजीन ने कहा कि बैठक में युवाओं को नए कौशल से अपग्रेड करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर बात की।
संभव फाउंडेशन की सीईओ गायत्री वासुदेवन ने कहा कि युवाओं को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर स्किल में दक्ष करने की बहुत आवश्यकता है। वहीं इंटर्न शाला के फाउंडर एवं सीईओ सर्वेश अग्रवाल ने कहा कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाओं के माध्यम से रोजगार क्षेत्र में नए अवसर बनाने के लिए इस सत्र में विशेष जोर दिया गया है। मेन विषय था एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग कि कैसे उसे अपग्रेड करें, और जो सारी जो सजेशन डिस्कशन थी बहुत अच्छी गई, क्योंकि डिफरेंट हर एक ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स जो इंडिया में है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, रिटेल हो, उस सब लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। और बहुत अच्छे वो फीडबैक मिला मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हमारे को कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किलिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी लोग डिग्रीज लेके आते हैं, आर दे जॉब रेडी, तो उनको कैसे करें, उनको कैसे एनकरेज करें कि वो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम में आए, तो उस पर सारा डिस्कशन था। और मेरे हिसाब से ये टाइमिंग बहुत अच्छी है। बजट से पहले उसमें काफ़ी सारे जो सजेशंस थे वो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे इंसेंटिव्स दे सकती है, टैक्स बेनिफिट्स दे सकती है टू इम्प्रूव स्किलिंग एंड ऑल्सो क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे बच्चों को अच्छी तरह टाइपिंग नहीं आता है, उनकी न्यूमरेसी वीक है, तो वो लड़की या लड़का दे विल नॉट बी लर्निंग। तो लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए हमको कंप्यूटर टाइम की ज़रूरत है, ताकि तो वो मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट स्कूल सिस्टम्स में आने हैं। सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है कि हम तो कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स, बट सबसे मुश्किल वो होता है, तो NEP ने हमको बताया हुआ है कि अब करिए। ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन था कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पे फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पेसिफिकली या गवर्नमेंट एज अ होल क्या पॉलिसीज़ बना सकती है। शॉर्ट टर्म मीनिंग बजट में क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म मीनिंग नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में क्या कर सकते हैं, पॉलिसी 5 ईयर्स 10 ईयर्स पे। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम लोगों को इनवाइट किया गया, जैसे कि एकेडमिया से भी लोग आए हैं, सोशल सेक्टर से भी लोग आए हैं, थिंक टैंक से भी लोग आए हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स लाइक स्टार्टअप्स जैसे हम हैं वो लोग भी आए हैं। उन सबके इनपुट लिए गए हैं कि टू इम्प्रूव द नंबर ऑफ जॉब्स, quality of jobs and the skilling required to do those jobs really well. What are the initiatives that government can take as a whole, and what are the specific support mechanisms finance ministry can provide was the broad agenda of the discussion. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 21वीं पशुधन गणना की तैयारी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीति बनाने और सशक्त करने के लिए कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन भी मौजूद थे। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री ने 21वीं पशुधन डेटा संग्रह के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए पशुधन क्षेत्र का महत्व बताया। उन्होंने पशुधन गणना की सावधानीपूर्वक योजना बनाने और उसे लागू करने का आह्वान किया। इसमें हम पूरे देश भर में लाइव स्टॉक की गणना करते हैं और उनमें कई तरह की जो प्रजातियां हैं, जो बीमारी है, उन सबों का हम डेटा कलेक्शन करते हैं और उसके आधार पर भविष्य में हम नीति निर्धारण में वो काफ़ी हमारा मददगार होता है। तो इसलिए ये आने वाले समय में हमको जो पशुधन और डेयरी के विकास के लिए जो नीति निर्धारित करना है उसमें बहुत बड़ा सहयोगी होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी अन्न को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक MSP पर कोदो कुटकी की खरीद नहीं होती थी। प्रदेश के हित में अब हमने 4,290 रुपये जो रागी का समर्थन मूल्य है उसी पर कोदो कुटकी की खरीदी करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी ये मोटे अनाज के रूप में विशेषकर हमारे आदिवासी क्षेत्र में होता है। तो अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई खरीद कोदो कुटकी की नहीं होती थी। अब हमने 4,290 रुपया जो रागी का समर्थन मूल्य है उसी पर कोदो कुटकी की खरीद करने का फैसला किया है, ताकि श्री अन्न को हम बढ़ावा दे सकें और आदिवासी भाई और बहनों को उचित दाम
मिल सके। मूंग की खरीदी की अनुमति भारत सरकार ने अभी मध्य प्रदेश को दी है। समर मूंग काफ़ी होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मूंग भारी मात्रा में उत्पादित हुआ है, तो उस विषय को भी हम गंभीरता से देख रहे हैं। शिवराज सिंह से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने हमारी मांगों पर विचार किया है और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए 4,290 रुपये प्रति क्विंटल कोदो व कुटकी की खरीदी करने का हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री से सकारात्मक बात हुई है। मध्य प्रदेश की हमारे कुछ विषय भी थे जिन विषयों पे आज विस्तार से चर्चा भी हुई, कुछ निर्णय भी हुए। एक निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोत्साहन देते हैं श्री अन्न करके, ऐसी हमारी अपनी राज्य की फसल कोदो कुटकी वो MSP में छूट गई थी। मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के सामने वो विषय रखा है। रागी एक उसके इक्विवेलेंट एक फसल है, उसके बराबरी से उसको MSP में लाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। अभी आपको बताएंगे, आपने उस बात को माना है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से हमारे अपने सरबती गेहूँ या बासमती चावल या मूंग की फसल का रकबा खरीदी में उसका दायरा बढ़े। आपने भी सुझाव दिया कि हमारे यहाँ दलहन की फसलें बहुत अच्छी है, इस तरह से भी बढ़ना चाहिए, तो दलहन का पूरा उत्पादन बढ़े। पाम ऑयल के लिए भी आपका आग्रह है कि पाम ऑयल पे भी बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ निर्णय करने के लिए मैंने आग्रह किया और आपने भी माना उसको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य सरकार के कामकाज की प्रगति की जानकारी दी। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ खास बातचीत में उन्होंने मुलाकात को बेहद सार्थक बताया। उन्होंने आपातकाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वास्तव में आपातकाल लगाना संविधान का अपमान था। 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र का दूसरा दिन है और लगातार एक ओर जहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, वहीं कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी लगातार यहां सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। सर, आप आज संसद भवन में आए और आपकी मुलाकात गृह मंत्री से भी हुई, किन मुद्दों पर सर बातचीत हुई? मुझे संतोष इस बात का कि मध्य प्रदेश सरकार के किए गए कामों से माननीय गृह मंत्री जी संतुष्ट भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम, तो हमने वो अभियान की शुरुआत भी की है और माननीय गृह मंत्री जी को भी निमंत्रण दिया, वो स्वयं आने वाले हैं। साथ ही साथ हमने अपनी सरकार के निर्णयों से उनको अवगत भी कराया है और कई मामलों में जो मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार सपोर्ट कर रही है, इस दृष्टि से कई मंत्रियों से मिल रहे हैं और उनसे लगातार अपने अलग अलग कामों की बात करके मध्य प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए लगातार हम मिला। देश भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है। ये वो मौका था जब लोकतंत्र की हत्या की थी और इसको कांग्रेस को जवाब देने की बात थी। नहीं, मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस को जवाब देना। ये बात सही है कि कांग्रेस की करतूतों को जनता के सामने लाने का बड़ा निर्णय है। वाकई आज से कई साल पहले जब आपातकाल लगाया, ये बहुत दुर्भाग्य का समय था और लोकतंत्र के साथ और खासकर संविधान के साथ संविधान को अपमानित करने का सबसे खराब उदाहरण है का आपातकाल। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि वो कई मुद्दों के साथ संसद भवन में मिलने आए थे और आपातकाल को उन्होंने एक काला धब्बा बताया है। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, DD न्यूज, दिल्ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामले पर सख्ती दिखाते हुए आज उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें पेपर लीक मामलों में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड और 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में EOU यानी बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को CBI को सभी दस्तावेज सौंपे। CBI की टीम 2 दिन से पटना में ही थी, जो बिहार की EOU से तमाम जानकारियों और सबूतों को इकट्ठा कर रही थी। साथ ही नीट परीक्षा की तहकीकात से जुड़े सभी बयानों की डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को भी देख रही थी। CBI ने बिहार में नीट परीक्षा की जांच को लेकर एक पूरी फाइल तैयार की है।
नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लगातार कार्रवाई चल रही है, जो भी दोषी होगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो अपराधी हैं उसको छोड़े नहीं जा सकते, एकदम स्पष्ट तौर पर है। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया है। सीबीआई सब पर कार्रवाई करेगी, एकदम श्योर रहिए और जवाब देना पड़ेगा। एक दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं बिहार में। चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस सहित स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने के लिए नीट पीजी की परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ ने डीडी न्यूज़ को बताया कि नीट पीजी परीक्षा रद्द होने का उन्हें दुख है और इसे जल्द से जल्द करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं और गाइडलाइन के तहत इसे जल्द कराया जाएगा। We regret that students community has to suffer, but we ensure student community that this is a preventive measure only and to make the exam stronger and safe and transparent and secure. At the same time, we are working closely to make sure that this happens soon rather than late, and the sanctity of the examination will be maintained, as well as we will make sure that the examination will be taken comfortably in next published guidelines from the ministry. झारखंड में एक और नियुक्ति परीक्षा विवादों में घिर गई है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 3120 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 2023 में आयोजित परीक्षा में कुछ खास सेंटरों के परीक्षार्थी सबसे ज़्यादा सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा के लिए 24 सेंटर बनाए गए थे, जिनमें से 48% सफल परीक्षार्थी केवल 5 सेंटर के थे। चुने गए कैंडिडेट्स में 481 ऐसे हैं जिन्होंने बोकारो के एक ही सेंटर पर परीक्षा दी थी। सफल घोषित कैंडिडेट्स में 1020 को सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही नियुक्ति पत्र दे दिया है, जबकि शेष 2100 को नियुक्ति पत्र देने के पहले उनके सर्टिफिकेट्स की जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसे बड़ी गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते में होनी है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार व जेएसएससी को 4 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की ज़रूरी शर्तों पर विचार नहीं किया है और ईडी को निचली अदालत में जिरह के लिए पूरा मौका देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। निचली अदालत ने केस से जुड़े सारे दस्तावेजों को नहीं देखा। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सचदेवा ने कहा कि जो लोग भी इस शराब घोटाले में शामिल हैं, उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। माननीय हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, कानूनी रूप से ठीक है और जांच एजेंसी के पास सफिशिएंट एविडेंस है। ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर उन्होंने हाईकोर्ट ने दोबारा से स्टे बरकरार रखा है, तो मुझे लगता है ये जांच जिस तरह से चल रही है, सही मायने में अरविंद केजरीवाल और पूरी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस लोकतंत्र की खूबी ये है कि यहाँ हर अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार है
लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं कि हम माननीय कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। वहीं जल संकट को लेकर अनशन टूटने पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पर तंज कसा। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आतिशी जी, गांधी जी ने अनशन की पवित्र विधि को सत्याग्रह का नाम दिया था। सत्याग्रह जो हमेशा सच्चे और पवित्र मन से किया जाता है। मैंने 2 बार अनशन किया, एक बार 10 दिन और एक बार 13 दिन। मेरे अनशन के बाद देश में बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा हो ऐसा कानून भी बना। संघर्ष की राह बहुत मुश्किल होती है। कई साल ज़मीन पे संघर्ष करके ही अनशन करने की शक्ति हासिल होती है, दूसरों के बारे में पूरा दिन झूठी और गंदी बातें बोल के नहीं। खैर, आशा है जल्द आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। IRCTC ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन सभी सूचनाओं को भ्रामक और गलत बताया है जिसमें अपने व्यक्तिगत अकाउंट से किसी अन्य व्यक्ति के लिए टिकट काटने पर व्यक्ति के आधिकारिक अकाउंट को प्रतिबंध करने की बात की जा रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए एक आधिकारिक पोस्ट में IRCTC ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आधिकारिक अकाउंट से 1 महीने में अधिकतम 12 लोगों के लिए ई-टिकट को बुक किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के अपने परिवारजनों और मित्रों के लिए ई-टिकट बुक कर सकता है। ई-टिकट को बुक करने की प्रक्रिया में सरनेम का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि IRCTC की ओर से स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत अकाउंट से व्यावसायिक उद्देश्य से ई-टिकट को बुक करना दंडनीय अपराध है। देश के कई सेक्टरों में तेजी से विकास हो रहा है, उनमें फार्मा इंडस्ट्री भी एक है। बीते 10 साल में फार्मा इंडस्ट्री ने अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। आज फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 10% से अधिक है। बीते 15 साल में जेनेरिक ब्रांडों की बिक्री में 100 करोड़ से अधिक का उछाल देखा गया है। अब फार्मा इंडस्ट्री निर्यात वाली इंडस्ट्री बन गई है। फार्मा सेक्टर देश में युवाओं के रोजगार के लिए अभूतपूर्व साधन बनेगा। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री देश का गौरव है। इसने पिछले 10 साल में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट डबल डिजिट यानी 10% से अधिक है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 2022 में अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिसमें यह पाया गया था कि अमेरिका में डॉक्टर जो दवा लिखते हैं उसका 40% और जेनेरिक मेडिसिन का 50% भारत से आता है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन और US FDA से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त प्लांट उपस्थित हैं। ये इंडस्ट्री अब निर्यात वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। पिछले साल औषधि क्षेत्र में जितना प्रोडक्शन हुआ था उसका 50% से अधिक निर्यात हुआ था। पहली बार हमने जितनी बल्क ड्रग्स इंपोर्ट की उससे अधिक वैल्यू की बल्क ड्रग्स का भी हमने एक्सपोर्ट किया। इसके अतिरिक्त बायोसिमिलर्स और मेडिकल डिवाइसेस में भी हमारी वृद्धि काफ़ी अधिक है। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे यंग साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश में सबसे अधिक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग संगठन मौजूद हैं और आने वाले वर्षों में फार्मा, बायोटेक और मेडिकल डिवाइस देश का गौरव बनेगा। जेनेरिक दवाओं के मामले में भी भारत सबसे आगे है। भारत सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं बनाता है। पूरे विश्व की 1/4 जेनेरिक दवा भारत में ही बनती है। देश की कंपनियां इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। हम जेनेरिक्स के साथ साथ अब बायोसिमिलर्स जैसे कि इंसुलिन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, वैक्सीन्स, इसमें भी हम तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की लगभग 50% वैक्सीन्स भारत क्षेत्र से ही आती हैं और अब मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री भी तेज़ी से हमारे देश में खड़ी हो रही है और सर्जिकल्स और कंज्यूमेबल्स में हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छा एक्सपोर्ट अचीवमेंट हासिल किया है। बीते 15 साल में जेनेरिक ब्रांड्स की बिक्री में 100 करोड़ से अधिक का उछाल देखा गया है। ये ब्रांड अब करीब 2 लाख करोड़ के घरेलू फॉर्मुलेशन मार्केट का 44% हिस्सा है, जहां वित्त वर्ष 2009 में 100 करोड़ से पश्चिमी तट पर तेज से बहुत तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
इस महीने की 28 तारीख तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 और 28 जून को भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और मानसून के कारण गर्मी से राहत मिली है। उधर कोंकण एवं गोवा में 25 से 28 जून के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य के 10 जिलों के 631 गांवों में बाढ़ प्रभावितों की संख्या में भी कमी आई है। प्रभावितों की संख्या घटकर 1.7 लाख रह गई है। आपको बता दें कि असम का करीमगंज बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। करीमगंज में 96,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित हैं। सोमवार को कछार में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई, जिससे इस साल मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। इस वक्त 102 राहत शिविरों में करीब 13,000 लोग शरण लिए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आज अलग अलग स्थानों पर आंधी और भारी बारिश की संभावना है। और आइए अब एक नज़र डालते हैं देश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के लिए सुझाव लेने के लिए व्यापार और सेवाओं के प्रतिनिधियों के साथ 8वें प्री बजट परामर्श की अध्यक्षता की। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा की। कुवैत के राजदूत मिशाल मुस्तफा जसीम अल शिमाली ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और कुवैत में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों के कल्याण और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के हितों पर चर्चा की। दिल्ली में कैपस्टोन सेमिनार कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर और सेंटर फॉर एयर के तत्वाधान में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने संयुक्त रूप से आयोजित कैपस्टोन सेमिनार में भाग लिया। संसद में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के मसले पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसदीय नियमों के हवाले से इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी एक देश का समर्थन और दूसरे का विरोध संसद में नहीं कर सकते। वहीं भाजपा विधायक टी राजा ने भी ओवैसी के नारे को गलत बताते हुए कहा कि ओवैसी को फिलिस्तीन से इतनी ही हमदर्दी है तो वो क्यों फिलिस्तीन नहीं चले जाते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ अपनी मां के नाम को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में भी पेड़ लगाने का कार्य किया जाएगा। तमिलनाडु के कलकुरुची शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। राज्य में शराब के कारण लगातार हो रही मौत के बाद AIADMK के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की। AIADMK ने मुख्यमंत्री MK स्टालिन के इस्तीफे की भी मांग की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अजय राय पर लगे गैंगस्टर एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक जवाब मांगा है। नई दिल्ली में सिविल डिफेंस स्वयंसेवक और DTC बस मार्शलों ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग अपनी नौकरियों की बहाली की मांग कर रहे थे। कर्नाटक में लोगों को एक पैकेट मिल्क पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि मिल्क फेडरेशन ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्यय को कम करने के अनेक उपाय किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों में से एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन।
सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में मृत्यु दर बढ़ने का सिकल सेल रोग भी एक प्रमुख कारण है। सिकल सेल के रोगी 2 प्रकार के होते हैं, सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते, पर यह विकार को अगली पीढ़ी में बढ़ाते हैं। सिकल सेल रोग गंभीर विषय है तथा इससे आदिवासी बाहुल्य जिले के लोग ज्यादा प्रभावित हैं। जनजातीय आबादी में इस विषय की जागरूकता की कमी होने के कारण सिकल सेल के लक्षणों का देर से पता चलता है।